नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं, इसका यह भाग 2 है। इस सीरीज के माध्यम से हम डेली बेसिस पर 40 बेहतरीन सामान्य अध्ययन के यानी कि जीके जीएस के प्रश्नों को कवर करवाते हैं। तो यह हमारा भाग 2 है। यह सीरीज आपके आगामी एनटीपीसी की जो परीक्षा होने वाली है, रेलवे की जो परीक्षा आपकी होने वाली है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस सीरीज को आपको डेली बेसिस पर फॉलो करते रहना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है यह कब हुई थी? इम्पॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? तो 1942। ये डेट भी आप याद कर लीजिएगा। 9 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? तो एक ग्वालिया टैंक मैदान है। कहाँ पर? तो बम्बई में। तो बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान से जो है भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट किया गया था 9 अगस्त 1942 को। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा डू और डाई यानी कि करो या मरो का नारा भी दिया गया था। और किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो यूरोप का मरीज हम किसे कहते हैं? तो टर्की को, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। टर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राज्य का महाधिवक्ता का जो प्रावधान है हमारे संविधान में, यह किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 165 है, इसके अंतर्गत राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, आर्टिकल 165 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं भारत के जो महान्यायवादी होते हैं, भारत का जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 76 यानी कि आर्टिकल, हमारे भारतीय संविधान का जो आर्टिकल, जो अनुच्छेद 76 है, इसके अंतर्गत जो है भारत के महान्यायवादी का यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का प्रावधान किया गया है इस अनुच्छेद के तहत, 76 के तहत। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। आज़ादी के पश्चात जो है पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था, आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहली बार जो परिसीमन आयोग था, इसका गठन कब किया गया था? तो 1952 में, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1952 में। मेनली परिसीमन आयोग का कार्य क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। और जनगणना के बाद जो है लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना जो है इनका मेन काम होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा परिसीमन आयोग का जो गठन है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अनुच्छेद 82 के तहत किया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अब तक भारत में कितने परिसीमन आयोग जो है गठित किए जा चुके हैं? तो पहला था आपका 1952 में, फिर था आपका 1963 में, फिर हुआ आपका 1973 में, और फिर आपका हुआ 2002 में। यानी कि अब तक जो है 4 परिसीमन आयोगों का गठन किया जा चुका है। पहला 1952 में था, दूसरा 1963 में, और तीसरा 1973 में, और चौथा आपका 2002 में। तथा परिसीमन आयोग का जो गठन है यह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 82 के तहत किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। 5वां प्रश्न आपके सामने है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया था? आपको संविधान संशोधन का नाम बताना है। तो मतदान यानी कि वोट करने की जो आयु है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका था 1988 का। इसी के तहत जो है मतदान करने की जो उम्र थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तथा यह जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 का था, यह 1 वर्ष बाद यानी कि 1989 में जो है यह लागू होता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान से सीमा साझा नहीं करता है? हमारा पड़ोसी देश जो भूटान है, इसके साथ किन किन राज्यों की सीमाएं लगती हैं आपको पता होनी चाहिए। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, 4 भारतीय राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। इनमें से आपका कौन सा हो जाएगा?
तो आप याद कर लीजिएगा, एक सिक्किम सीमा साझा करता है, एक असम सीमा साझा करता है, एक अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है। इसके अलावा एक और राज्य है जो सीमा साझा करता है भूटान के साथ, वो है पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। तो इसमें से कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है? तो मेघालय जो है यह भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो ये 4 राज्य आपको याद रखने हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। एक पश्चिम बंगाल हो गया, एक सिक्किम हो गया, एक असम हो गया और एक आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो भारत की कुल कितनी सीमा भूटान के साथ लगती है? तो 699 किलोमीटर की जो सीमा है भारत की भूटान के साथ लगती है। तो इसकी लंबाई भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक तरफ आपको जलप्रपात दिए गए हैं और वह किस नदी पर है वह दिया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। जोग जलप्रपात यह नर्मदा नदी पर है? नहीं, यह गलत दिया गया है, नर्मदा पर नहीं होगा, यह शरावती नदी पर है। किस नदी पर है? तो जोग यानी कि इसको हम गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, यह आपका शरावती रिवर पर है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। कहाँ पर? तो कर्नाटका में। वहीं पुनासा जलप्रपात आपका चंबल पर है, मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही है। हुंडरू जलप्रपात आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है, आपके कहाँ पर? तो झारखंड में, यह भी बिल्कुल सही दिया गया है। वहीं शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कावेरी नदी पर है, यह भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात भी आपका कर्नाटक में ही है और जोग जलप्रपात भी आपका कर्नाटक में ही है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। जो जोग जलप्रपात है, जिसको हम गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, ये आपका शरावती नदी पर देखने को मिल जाएगा कर्नाटक में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे जो है लोकहितवादी कहा जाता है? तो लोकहितवादी हम किसे कहते हैं? गोपाल हरि देशमुख को। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई थी? यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, आपको पता होना चाहिए। तो इस स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना है, यह कब की गई थी? तो यहाँ पे आपके सभी आंसर गलत दिए गए हैं। राइट आंसर आपका होने वाला यहाँ पे 1875 को। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना थी यह 1875 को की गई थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तथा यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भी है। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है? तो अगर रक्त में, अगर खून में मैथिमोग्लोबिन होगा तो उसके कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होने के चांसेस रहते हैं। तो आप याद रखिएगा, मैथिमोग्लोबिन के कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो 1929 में, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1929 में जो है ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत करी गई है। हाल ही में ऑस्कर पुरस्कार न्यूज में है, क्योंकि जो 97वां ऑस्कर अवार्ड वितरित किए जाने वाले हैं 2025 में, इस 97वें ऑस्कर अवार्ड के लिए एक भारतीय फिल्म जो है नामित हुई है। इस फिल्म का नाम है लापता लेडीज़। आप सभी ने इस फिल्म को देखा होगा, इस मूवी को देखा होगा। तो जो लापता लेडी मूवी है यह ऑफिशियल एंट्री ले चुकी है 97वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए, तथा यह भारत का प्रतिनिधित्व करेगी यह मूवी लापता लेडी। इस कारण से ऑस्कर पुरस्कार चर्चा में है। तो 2025 का जो ऑस्कर पुरस्कार है किस क्रम का है? तो 97वें नंबर का है। तथा एक चीज़ और आप याद रखिएगा, ऑस्कर पुरस्कार को हम अकादमी पुरस्कार भी कहते हैं। आप याद रखिएगा, ऑस्कर पुरस्कार को अकादमी पुरस्कार या अकादमी अवार्ड्स भी कहा जाता है। तो इसका अन्य नाम है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में अकादमी अवार्ड दे दे तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ऑस्कर पुरस्कार का ही अन्य नाम होता है अकादमी अवार्ड। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा मलेशिया के कुआलालंपुर में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे की यहाँ पे बात हो रही है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस की बात हो रही है।
तो प्रतिवर्ष यह आपका मनाया जाता है 2 फरवरी के दिन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है 2 फरवरी को। वहीं 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, विश्व ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को होता है। 29 अगस्त को आपका नेशनल खेल दिवस होता है, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो होता है आपका 29 अगस्त को होता है। वहीं जो आपका बाघ दिवस है इसको हम 29 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। कोस्टा रिका किस महाद्वीप में स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है कोस्टा रिका। तो कोस्टा रिका आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में, तो आप इसे याद रखिएगा। जो कोस्टा रिका है यह नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तो उत्तरी अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हिम तेंदुआ किस राज्य या संघ का राजकीय पशु है, आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हिम तेंदुआ कहाँ का राजकीय पशु है, तो लद्दाख का भी है और हिमाचल प्रदेश का, यानी कि ये दोनों जगहों का ये राजकीय पशु है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, लद्दाख का भी है ये और हिमाचल प्रदेश का। तो उपयुक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस आपका जो है प्रतिवर्ष 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा 5 जून को। 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 1 रुपये का नोट जारी कौन करता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा जो 1 रुपये का नोट है इसको भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। तो भारत सरकार का कौन सा विभाग, तो वित्त मंत्रालय। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा ही जो है आपका यह 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। 1 हॉर्स पावर का मान कितना होता है, 1 हॉर्स पावर का मान कितना होता है, तो 746 वॉट, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर में जो है 746 वॉट होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। उस विदेशी पत्रकार का आपको नाम बताना है जिसने धरसना साल्ट वर्क पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। तो यह जो धरसना साल्ट वर्क है इसका संबंध किससे हो जाएगा, तो इसका जो संबंध है आपका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित यह घटना है। तो धरसना साल्ट वर्क पर सत्याग्रह के बारे में जो समाचार हैं यह दिए गए थे वेब मिलर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, वेब मिलर के द्वारा। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से किसके मदद से ट्रैक किए जा सकते हैं, तो जो आपके कृत्रिम उपग्रह होते हैं ये किसकी मदद से ट्रैक किए जा सकते हैं, तो रडार की सहायता से, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, रडार की मदद से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो आप याद रखिएगा लॉर्ड रिपन के समय यह नियमित जनगणना स्टार्ट हुई थी 1881 से, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 1881 से भारत में जो है नियमित जनगणना प्रारंभ हुई थी। इस समय वायसराय कौन था, तो रिपन जो है इस समय वायसराय था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है। एफला नामक जो विष है किससे निकलता है, तो एफला नामक जो विष है यह कवक से निकलता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कवक से। 23वां प्रश्न आपके सामने है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विश्व ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 16 सितंबर। वहीं पहला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे 25 दिसंबर का। तो 25 दिसंबर को हम कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं भारत में, तो सुशासन दिवस। 25 दिसंबर को हम भारत में सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 25 दिसंबर जो है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती होती है, और अटल बिहारी वाजपेयी की जो जयंती होती है 25 दिसंबर को, उसको भारत में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 21 अप्रैल को भारत में जो है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। तो आप याद देखिएगा भारत में जो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस है उसको हम कब मनाते हैं, तो 21 अप्रैल को मनाते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे,
तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न आपके सामने है, गूगल की स्थापना कब की गई थी? तो गूगल की जो स्थापना है यह 4 सितंबर 1998 को की गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। 4 सितंबर 1998 को, ये डेट आपको याद रखनी है। गूगल अपना स्थापना दिवस मनाता कब है? तो 4 सितंबर, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जिम्बाब्वे की राजधानी है? यहाँ पे जिम्बाब्वे की राजधानी आपसे पूछी जा रही है, तो जिम्बाब्वे की राजधानी आपकी हरारे हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, हरारे। अबू धाबी किसकी राजधानी है? तो UAE की राजधानी अबू धाबी है। काबुल जो है आपकी अफ़गानिस्तान की राजधानी है। इस्लामाबाद आपकी पाकिस्तान की राजधानी है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। 27वां प्रश्न है, भूटान की यहाँ पे मुद्रा करेंसी पूछी गई है, कौन सी है? तो भूटान की मुद्रा आपकी नगुल्ट्रम हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किस शहर को हम गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं? पिंक सिटी की यहाँ पे बात हो रही है, गुलाबी शहर की आपकी यहाँ पे बात हो रही है। तो पिंक सिटी हम किसे कहते हैं? तो जयपुर को। आप याद रखिएगा, जयपुर को जो है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। 29वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक तरफ वित्तीय संस्थाएं दी गई हैं भारत की और उनके स्थापना वर्ष दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में की गई थी, बिल्कुल सही है। एक्जिम बैंक की स्थापना, इस प्रश्न में थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है, तो मैं आपको ऐसे आंसर आपको बता देता हूँ कि इनकी स्थापना जो है कब कब की गई थी, इसी तरह आप याद कर लीजिए इसको। तो राष्ट्रीय आवास बैंक की जो स्थापना है यह 9 जुलाई 1988 को की गई थी। यहाँ पे राष्ट्रीय आवास बैंक की हम बात करें तो 9 जुलाई 1988 को जो है राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई थी। एक्जिम बैंक की स्थापना कब की गई थी? यानी कि भारतीय निर्यात आयात बैंक की जो स्थापना है 1982 को की गई थी, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। LIC की स्थापना कब की गई थी? 1956 में की गई थी, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। वहीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है 1975 में की गई थी। तो इन चारों की स्थापना मैंने बता दिया है। राष्ट्रीय आवास बैंक की जो स्थापना है 9 जुलाई 1988 की गई थी। एक्जिम बैंक की स्थापना यानी कि भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी। LIC की स्थापना 1956 में की गई थी, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि RRB की जो स्थापना है यह 1975 में की गई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश थे? आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की यहाँ पे बात हो रही, तो हीरालाल जे कानिया, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हीरालाल जे कानिया जो हैं भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। 31वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 49वीं समानांतर रेखा की यहाँ पे बात की जा रही है कि जो 49वीं समानांतर रेखा है यह किन दो देशों से संबंधित है? तो आप याद रखिएगा, अमेरिका और कनाडा के मध्य आपको देखने को मिल जाएगी 49वीं समानांतर रेखा। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप याद रखिएगा, दूध में लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। 33वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो रचना है किस भाषा में की थी? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो रचना है यह अवधी भाषा में की थी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, अवधी लैंग्वेज में, अवधी भाषा में। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो प्रकाश की यानी कि लाइट की जो चाल होती है सर्वाधिक देखने को मिलेगी आपको वैक्यूम में यानी कि निर्वात में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल जो है सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान की जो 12वीं अनुसूची है इसमें कितने विषय दिए गए हैं? आपसे पूछा जा रहा है। आपको पता होगा कि हमारे संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? तो हमारे संविधान में टोटल आपको देखने को मिल जाएंगी 12 अनुसूचियां। तो इन 12 अनुसूचियों में से जो 12वीं अनुसूची है इसमें कितने सब्जेक्ट्स, कितने विषय दिए गए हैं, वही चीज़ आपसे पूछी गई है।
तो 12वें अनुसूची में आपको मिलेंगे देखने को 18 विषय, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 विषय आपको 12वीं अनुसूची में देखने को मिल जाएंगे। वहीं हमारे संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय हैं, तो 11वीं अनुसूची में आपको मिल जाएंगे 29 विषय जो कि पंचायती राज से संबंधित हैं, और 18 विषय जो कि 12वीं अनुसूची में ये आपके नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, जो 12वीं अनुसूची है यह नगर पालिकाओं की शक्तियों व जिम्मेदारियों से संबंधित हैं। टोटल 12वीं अनुसूची में आपको 18 सब्जेक्ट्स 18 विषय देखने को मिल जाएंगे। वहीं जो 11वीं अनुसूची है यह पंचायतों की शक्तियों व जिम्मेदारियों से संबंधित हैं, और 11वीं अनुसूची में टोटल आपके 29 विषय हैं जो कि पंचायतों से रिलेटेड है, पंचायतों से संबंधित हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। स्टैचू ऑफ यूनिटी की यहाँ पे बात की गई है, तो यह कहाँ पर है, किस राज्य में है, आपसे पूछा गया है। तो गुजरात में आपको देखने को मिल जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। किसकी प्रतिमा है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, गुजरात में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी गई है, आपसे पूछा जा रहा है कि हमारी जो प्रस्तावना है, हमारा जो प्रियम्बल है, उसमें जो है किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है इन 4 ऑप्शनों में से। तो इसमें से किसका किसका उल्लेख है, आइए देख लेते हैं। तो विश्वास का उल्लेख है, उपासना का उल्लेख है, धर्म का उल्लेख है, लेकिन पंथ निरपेक्षता की बात नहीं करी गई है। तो आप याद रखिएगा। तो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रियम्बल में जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी हैं, आप याद कर लीजिएगा। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसको जो है कानपुर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार नहीं किया गया था। तो निम्नलिखित में से किसको जो है कानपुर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार नहीं किया गया था। तो इसमें से जयप्रकाश नारायण को जो है गिरफ्तार नहीं किया गया था। बाकी श्रीपद अमृत डांगे को गिरफ्तार किया गया था, नलिनी गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था, शौकत उस्मानी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार नहीं किया गया था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो जो कानपुर षड्यंत्र केस है यह कब हुआ था, तो यह इसको कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के नाम से भी हम जानते हैं। कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के नाम से भी इसको जाना जाता है, और यह 1924 में हुआ था। तथा इस कांड के बाद जो है बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए थे, जिनमें से श्रीपद अमृत डांगे हो गए, S.A. डांगे हो गए, नलिनी गुप्ता हो गई, शौकत उस्मानी हो गई। ये सभी लोग जो है इस कानपुर षड्यंत्र केस के बाद गिरफ्तार हुए थे, जो 1924 में हुआ था। ये चीज़ आपको पता रखनी चाहिए। लास्ट के 2 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। तो आप याद रखिएगा 10वीं अनुसूची का जो संबंध है यह एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून से है। भारतीय संविधान में इसको जो है 52वें संविधान संशोधन, आप याद रखिएगा, भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जो है इसको जोड़ा गया था, ऐड किया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, दल बदल कानून से यह रिलेटेड है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, आज के सेशन का यह लास्ट प्रश्न है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिल जाएगा असम में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही है, असम में। तो इस प्रकार से टोटल 40 जो आपके सामान्य अध्ययन के प्रश्न बेहतरीन बन सकते थे, जो आपके एनटीपीसी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते थे, उनको हमने कवर कर लिया है। इसका जो तीसरा भाग है उसको हम जल्दी अपलोड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।